मैं एक मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक रखती थी। मेरे वालिद शहरयार असद मेहनत मजदूरी के सिलसिले में एक अरसे से नॉर्वे गए हुए थे। मेरे अलावा मेरी एक बहन हीरा थी, लेकिन हमारा कोई भाई ना था। जब अब्बू की शादी हुई तो इस वक्त वो एक ठेकेदार के पास मजदूरी किया करते थे। शादी के इब्तदाई दिनों में तो कम तनख्वाह के बावजूद घर का गुजारा हो जाता था, लेकिन जब मैं और मेरी बहन पैदा हुई तो अखराजात में इजाफा हो गया और घर में मुआशी तंगी बढ़ने लगी। इन हालात में अब्बू ने बेहतर मुआशी मुस्तकबिल की खातिर मुल्क से बाहर जाने का फैसला किया। रुखसत होते वक्त एयरपोर्ट पर अब्बू ने वालदा को खास तौर पर हदायत की कि मेरी दोनों बेटियों की तरबियत दीनी और दुनियावी हर लिहाज से उम्दा तरीके से करना। अब्बू ने एक छोटा सा मकान हमें लेकर दिया था। उन्होंने बाहर जाकर अम्मी को इस वक्त के लिहाज से अच्छी खासी रकम खर्च करके भेजना शुरू कर दी। उन्होंने बाहर जाकर अम्मी को इस वक्त के लिहाज से अच्छी खासी रकम खर्चे के लिए भेजना शुरू कर दी, जिससे हमारे घर का गुजारा अच्छे तरीके से होने लगा। अम्मा मेरे अब्बू की हदायत के मुताबिक हमारी तरबियत अच्छे तरीके से कर रही थी। उन्होंने हमें रवायती तौर पर कुरान की तालीम दिलवाई और हमें शहर के अच्छे और महंगे स्कूलों में पढ़ाई के लिए डाला था। वक्त इसी तरह अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरने लगा और बहुत से साल बीत गए। मैं और मेरी बहन हीरा जवान हो गई। इसी दौरान वालिदा ने वालिद की तरफ से भेजे जाने वाली रकम से बचत करके एक अच्छा मकान खरीद लिया। वालिद की कमाई से घर में खुशहाली आ गई और पैसा आना शुरू हुआ। तो इस माशी खुशहाली में अम्मी हम दोनों बहनों की हरकतों सकनात पर ज्यादा तवज्जो न दे पा रही थी। यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो वहां का माहौल स्कूल की जिंदगी से यकसर बदला हुआ पाया था। यूनिवर्सिटी की दुनिया ही अलहदा थी। पढ़ाई से बेजार आशिक पसंद लड़कियां और लड़के इश्क मोहब्बत के चक्करों में गुम होकर जोड़ों की शक्ल में यूनिवर्सिटी के लोन कोनों खुदरों में सर जोड़े बैठा करते थे। अपनी सहेलियों को देखकर मुझे भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड चुनूं, लेकिन मुझे मेरी सोचों के मयार वाला कोई लड़का नजर नहीं आ रहा था। अच्छे खूबसूरत लड़के मेरी सहेलियों ने छांट लिए थे। एक दिन यूनिवर्सिटी में वाजबी शक्ल सूरत का लड़का वारिद हुआ। इसे देखकर न जाने क्यों मेरे अंदर हलचल सी होने लगी और मेरे दिल में ये ख्वाहिश शिद्दत से जागने लगी कि इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया जाए। फिर मैंने इस पर डोरे डालना शुरू कर दिए। इसे काबू करने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो मेरी मोहब्बत के जाल में बड़ी आसानी से आ गया था। इसका नाम नुमान था। इसने मुझे साफ साफ बताया था कि वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है और इसकी गरीब बेवा माँ बंगलो कोठियों में सफाई सुथराई का काम करती है। नीज इसने ये भी बताया कि वो पढ़ लिख कर अपनी माँ के दुखों का मदावा करके माशरे में आला मुकाम हासिल करना चाहता है। रफ्ता रफ्ता हम दोनों का इश्क इस हद तक बढ़ गया था कि एक रोज वो मुझे घर तक ले गया। हाँ, इसका छोटा सा मकान एक पसमानदा कच्ची आबादी में जरूर था, लेकिन इसकी माँ और भाई बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल थे। बिलहसूस नुमान की माँ ने बड़े वालहाना अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया। इसकी माँ ने मेरे खानदान के मुतालिक पूछा और फिर अपने बारे में सरसरी तौर पर बताते हुए कहा, बेटी नुमान ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है और मुझे ये भी मालूम है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। बेटी तुम एक खाते पीते खानदान से ताल्लुक रखती है। तुम खुद ही फैसला करो कि क्या ये घर तुम्हारे शायाने शान है। मैंने इन्हें कहा, मुझे उम्मीद है कि नुमान पढ़ लिख जाएगा तो वो अच्छा मुस्तकबिल बना लेगा और वैसे भी मुझे इसकी सास से मोहब्बत है। मैं इसके साथ बहुत दूर तक जाऊंगी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है, लेकिन जहां तक नुमान की शादी का ताल्लुक है इसमें अभी कई रुकावटें आई है। मैं आपकी बात नहीं समझी। आंटी ने कहा, देखो जोया बेटा, अव्वल तो नुमान ने अपनी तालीम मुकम्मल करके जॉब करनी है और फिर ये नौकरी कर भी लेगा तो क्या तुम्हारे घर वाले इसे पसंद कर लेंगे? इसकी आप फिक्र ना करें। मैं हर कीमत पर अपने घर वालों को समझा लूंगी। वक्त गुजरता रहा। मेरी और नुमान की मोहब्बत अब जुनून में बदल चुकी थी। हम दोनों हर शाम को लाजमन मिला करते थे। इस दौरान ये हुआ कि मैंने और इसने इम्तिहानात दे दिए थे। वो तो अच्छे नंबर से पास हो गया, लेकिन मैं इंग्लिश के पेपर में फेल हो गई। नुमान ने इसके बाद सीएसएस का इम्तिहान दिया और मैं इंग्लिश का पेपर देने में मसरूफ हो गई। नुमान तो सीएसएस का इम्तिहान पास करके रेलवे के आला पोस्ट पर फाइज हो गया, लेकिन बदकिस्मती से मैं दोबारा इंग्लिश के पर्चे में फेल हो गई। फिर तीसरे और आखिरी चांस में भी बीए का इम्तिहान पास ना कर सकी। नुमान ने मुझे बहुत जोर दिया कि मैं दोबारा बीए की तैयारी करूं,
लेकिन पढ़ाई से मेरा दिल अब उचाट हो गया था। मैंने अपनी किताबों कापियों को कबाड़िए के हाथ फरोख्त कर दिया। नुमान अब एक आला सरकारी ऑफिसर था। इसका तबादला मुल्तान जंक्शन में हो गया। वहां इसे सरकारी तौर पर बंगला भी मिला हुआ था। इसने मुल्तान जाने से पहले मुझे अपने घर बुलाकर अपनी अम्मी से मिलवाया। इनकी अम्मी ने कहा कि अब चूंकि नुमान बाइज्जत जरिया माश लग गया है, लिहाजा अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारी माँ के पास आ सकती हूँ। मैंने अपनी अम्मी से जब नुमान के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि जब तक नॉर्वे में मौजूद तुम्हारे अब्बू से ना पूछूंगी, इन लोगों को रिश्ते के लिए अपने घर नहीं बुलाऊंगी। मैंने अम्मी से मेरी मोहब्बत और नुमान के बारे में अब्बू को जब खत लिखा तो उन्होंने जवाब में एक तवील लान तान वाला खत मुझे लिखा। उन्होंने अम्मी को भी लिखा कि तुम्हारी गफलत की वजह से जोया बीए नहीं कर सकी और वो इश्क के चक्कर में पड़ गई। उन्होंने सख्ती से इनकार करते हुए कहा कि मैं जल्द पाकिस्तान आकर अपने बचपन के दोस्त राशिद के बेटे अली से जोया के रिश्ते की बात करूंगा। अली एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था। वो सही तरीके से चल भी ना सकता था। मैंने अम्मी को नुमान और अली के बारे में बताया कि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं। अम्मी ने कहा, मेरी नजर में बेशक नुमान अली से 1000 दर्जे बेहतर है, लेकिन मैं तुम्हारे अब्बू की वजह से मजबूर हूँ। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। नुमान से टेलीफोन और खतूत के जरिए मेरा राब्ता रहता था। वो मुझे हर बार लिखता था कि मेरी अम्मा शादी के बारे में संजीदगी से सोच रही हैं। हर माँ की तरह इनकी भी ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द बेटे के सर पर सेहरा देखें। मैं बहुत परेशान थी। बिल आखिर बड़ी सोचो विचार के बाद मैंने अपने अब्बू को डरते डरते तफसीली खत लिखा। मैंने इन्हें नुमान से अपनी बेहद मोहब्बत और अली से शादी के इनकार के बारे में लिखा। जवाबन अब्बू ने मुझे इंतहाई गजबनाक खत लिखा और लिखा कि वो अगले हफ्ते पाकिस्तान आकर ये किस्सा ही निपटा देंगे। मैंने अम्मी से कहा कि मैं जहर खा लूंगी लेकिन किसी सूरत में भी अली से शादी नहीं करूंगी। अम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि नुमान से अपनी शादी की जिद छोड़ दो और बाप की बात मान लो। नुमान खुद भी मुल्तान से मेरे पास मिलने आया और बोला, जोया तुम अली से शादी कर लो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है कि सारी जिंदगी शादी ना करूंगा। ये कैसे हो सकता है? जब तुम मेरी खातिर सारी जिंदगी शादी नहीं कर सकते तो मैं कैसे तुम्हारे बगैर किसी दूसरे मर्द की बीवी बन जाऊं? नुमान तुम्हारी खातिर मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैंने तब दबाई आंखों से इसे देखा। जज्बाती ना बनो। वो मुझे समझा बुझाकर बोझल कदमों से लौट गया। एक दिन हमारे घर अब्बू के दोस्त राशिद अंकल अपनी फैमिली के साथ मुझे देखने के लिए आ गए। सच्ची बात यह है कि वो देखने में इतने बुरे ना थे। मुझे अंकल राशिद की बेगम ने अली की तस्वीर भी दिखा दी। वो हर लिहाज से बेहतर था, लेकिन मैं तो नुमान के इश्क में पागल हो रही थी। मैंने रो रो कर अली से शादी से इनकार कर दिया था। मेरा रोना और वाविला सुनकर अली की फैमिली वाले नाराज होकर चले गए थे। इनके जाने के बाद अम्मी ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा पीटा, लेकिन मैं भी टस से मस न हुई। सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और नुमान के बारे में सोचती रहती। एक दिन मैंने चूहे मार गोलियां खाकर अपनी जिंदगी खत्म करना चाही, लेकिन मेरी जान बच गई। अम्मी ने मेरी इस जुनूनी कैफियत के बारे में अब्बू को लिखा कि वो पाकिस्तान आकर इस मामले को सुलझाए। जोया अब मेरे काबू में नहीं रही है। हैरत मुझे इस वक्त हुई जब अम्मी का लिखा हुआ खत वापस आ गया। इस खत के लिफाफे पर लिखा हुआ था कि मुज़कूरा शख्स जेल में है। ये क्या हो गया? अब्बू जेल में कैसे चले गए? मैंने रोते हुए पूछा। अब्बू के जेल में बंद होने की ये इत्तला हमारे खानदान में बिजली बनकर गिरी थी। हमें इस खबर पर यकीन नहीं आ रहा था। हमारे अब्बू तो बड़े शरीफ नफ्स शख्स थे और दुनियावी फ्रॉड लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले इंसान थे। वो कैसे जेल चले गए? हमारे घर में पहले ही मेरी और नुमान की मोहब्बत की वजह से तनाव चल रहा था। अब्बू का जेल जाना एक नया अजाब बन के हमारे खानदान को डसने लगा। अम्मी ने रोते हुए मुझसे कहा, तेरी और नुमान की मोहब्बत की कहानी ने हमारे घर में नहूसत पैदा कर दी है। उन्होंने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बाद में लोगों ने नार्वे की जेल में मौजूद अब्बू के बारे में बड़ी मुश्किल से तहकीक की कि वो जेल में क्यों बंद है। मालूम हुआ कि अब्बू पर वहां किसी पाकिस्तानी फ्रॉडी ने झूठा केस डाल दिया है और इसने इन्हें इस केस में ऐसा फंसाया है कि इन्हें 10 साल की सजा हो गई है। एक तो मेरे इश्क की खबर बाहर निकल गई और दूसरा अब्बू को नार्वे में जेल होने की वजह से हमारे घर की बड़ी बदनामी हो रही थी। इन दिनों मेरी बहन हीरा का एक बहुत अच्छे खानदान से रिश्ता आया था, लेकिन वहां से भी इन हालात की वजह से इनकार हो गया।
जब से अब्बू को कैद हुई थी, कोई ज़रिया आमदनी ना रहा था। घर में बहुत माशी बदहाली थी। सूरत हाल ये हो गई थी कि अम्मी ने घर में मौजूद कीमती अशिया फरोख्त करना शुरू कर दी थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि हमारे घर में खाने पीने के लाले पड़ गए और दूसरी जानिब वालिद से भी नार्वे में राब्ता ना हो रहा था। एक दिन अम्मी ने मुझे अपने पास बुलाकर खुद ही कहा, बेटी, तू किसी न किसी तरीके से नुमान से राब्ता कर और इसे कह के वो हमारी मदद करे। मैंने नुमान को एक तफसीली खत लिखा। खत मिलते ही वो फौरन हमारे शहर आ गया। इसे अम्मी ने रो रो कर अपने मसाइल सुनाए। पहला मसला वालिद साहब का नॉर्वे से रिहाई का था। फिर मेरे और हीरा के रिश्ते की बात थी। नुमान ने अम्मी से कहा कि वो अगर चाहे तो मैं आज भी जोया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अम्मी ने इसे रोते हुए जवाब दिया, बेटा, यह बात तो तुम्हें बखूबी मालूम है कि जोया के वालिद ने तुमसे इस शादी के बारे में सख्ती से इनकार किया था, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। बेटा, मैं अब तुम्हें इजाजत देती हूँ कि तुम जोया से शादी कर लो। नुमान ने अम्मी से कहा, आप अच्छी तरह सोच लें। कल जब जोया के वालिद पाकिस्तान आएंगे तो आप इन्हें क्या जवाब देंगी? अम्मी ने कहा, बेटा, इस वक्त हम ऐसे अजाब का शिकार हैं कि कल तक तो हम इन हालात की चक्की में पिसकर मर ही जाएंगे, और जब पाकिस्तान आएंगे तो मैं संभाल लूंगी। नुमान ने अपनी माँ को हमारे घर भेजा। इसकी अम्मी ने फौरी तौर पर हाँ कर दी। नुमान के साथ बड़ी सादगी से मेरा निकाह हो गया। मैं बगैर जहेज के नुमान की दुल्हन बनकर मुल्तान चली गई। मैं इस बात पर बहुत खुश थी कि कुदरत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि तकदीर ने हमें मिला दिया। लेकिन दूसरी जानिब मुझे अपने अब्बू की बेकसूर कैद होने का बहुत गम था। इसके साथ साथ मुझे अपने घर की माशी बदहाली और हीरा के रिश्ते की बड़ी फिक्र लाहक थी। नुमान एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो बहुत ताउन करने वाले शख्स थे। दूसरी जानिब इनकी माँ और इनका भाई बहुत अच्छे थे। नुमान वालिद को जेल से छुड़वाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहा था। इसने वहां किसी तरीके से राबता करके हमारा इनसे राबता भी करवाया था। वहां एक वकील के जरिए इनका मुकदमा लड़वाया गया और इनकी सजा में भी कमी वाक़या हुई। नुमान की कोशिशों से एक आध दफा इनसे हमारा टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। इसी दौरान नुमान ने हीरा की शादी भी अपने एक दोस्त के साथ करवा दी थी। यही नहीं, इसने हमारे घर के माली हालात को बेहतर बनाने के लिए हमारे घर के एक हिस्से में कुछ जरूरी तब्दीलियां करा के इसे किराए पर चढ़ा दिया था। इससे हमें माकूल आमदनी होने लगी थी। लगता था हमारी जिंदगी अब खुशहाली की तरफ गामजन है। सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा था। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरी जिंदगी भी बड़े अच्छे तरीके से मामूल के मुताबिक चल रही थी। इसी दौरान अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे बताया, अबू नार्वे की जेल से आजाद होकर पाकिस्तान आ रहे हैं। ये खबर सुन के हमारे पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। इनकी बकिया सजा नार्वे हुकूमत ने माफ कर दी थी। इनके आने की खुशी में वालिदा ने ये फैसला किया था कि हम अपने घर में एक आलीशान जश्न करेंगे और इसमें पूरे खानदान को जमा करके दावत आम की जाएगी। उन्होंने हम दोनों बहनों को इस खुशी के मौका पर घर आने की दावत दी थी। मैं अपने अब्बू का सामना करने से डर रही थी। इनकी मर्जी के खिलाफ नुमान से शादी की थी। अम्मी ने मुझसे कहा कि मैं इनसे कहूंगी कि मैंने नुमान से जोया की शादी का फैसला अपने घर की माशी बदहाली की वजह से किया था। उन्होंने मुझे ये भी तसल्ली दी कि वो जब तुझे नुमान के साथ खुश देखेंगे तो तुम्हारी तरफ से इनका दिल साफ हो जाएगा। अम्मी ने मुझे कहा था कि बेटी, जब तुम्हारे अब्बू तुम्हारे सामने आए तो तुम इनके पैर पकड़कर इनसे इनकी मर्जी के खिलाफ नुमान से शादी करने पर माफी मांगना और बाद में अपने बेटे को भी इनके कदमों में डाल देना। अब्बू को एयरपोर्ट लेने हम सब घर वाले गए थे। अब वो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बूढ़े और लागर लग रहे थे। उन्होंने हीरा और इसके शोहर के सर पर हाथ फेरा और उन्होंने मेरी जानिब से किए गए सलाम का जवाब भी न दिया और मुंह फेर लिया। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही मुझे कह दिया था कि तू मेरी जिंदगी में मुझे कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। घर आकर भी वो मुझसे नाराज ही रहे। मैं इनके कदमों में बैठ गई। मैंने इनसे पहले नुमान से शादी करने के बारे में माफी मांगी। इनको वो हालात बताए जिनकी बिना पर अम्मी ने मुझे नुमान से शादी की इजाजत दी थी। उन्होंने मेरी एक ना सुनी, बल्कि उन्होंने ना सिर्फ मेरी बल्कि अम्मी की भी बड़ी बेइज्जती की थी। नुमान ने अब्बू का गुस्सीला मूड देखा तो उन्होंने कहा, जोया, तुम घर चलो। तुम्हारे अब्बू बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आए हैं और तुम्हारी शादी के गम से सुलग रहे हैं। इस मौका पर वक्त की मसलहत ही यही थी कि मैंने मुनासिब समझा कि इस वक्त मुझे अपने ससुराल चले जाना चाहिए। अब्बू को पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 3 माह का अरसा हो गया था।
मेरा दिल अम्मी और अब्बू से मिलने को बेहद बेचैन था। हीरा से मेरा राब्ता रहता था। इसने मुझे बताया कि परेशानियों की वजह से अब्बू को शुगर हो गई है और इनकी सेहत भी बहुत गिर गई है। मैंने हीरा की जुबानी जब वालिद की ये खबर सुनी तो मुझसे रहा ना गया। मैंने नुमान से कहा कि मैं हर सूरत में अब्बू को देखने के लिए लाहौर जाऊंगी। उन्होंने मुझे और बच्चों को जहाज के जरिए लाहौर भेज दिया। मैं जब अपने मेके पहुंची तो अम्मी ने मुझे फौरी तौर पर अपने सीने से लगा लिया। अब्बू चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्होंने अपना मुंह दीवार की जानिब कर लिया। इन्हें मेरी आमद का एहसास हो चुका था। मैंने इनके पांव पकड़कर इनकी ख्वाहिश के मुताबिक अली से शादी ना करने और नुमान को अपना शोहर बनाने की गुस्ताखी की माफी मांगी। इतने में अम्मी भी इनके पास आई। उन्होंने अब्बू से कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, इसे किस्मत का लिखा या हमारी मजबूरी ही समझो और जोया को माफ कर दो। मैंने अम्मी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे नुमान और इनकी माँ ने बिल्कुल शहजादियों की तरह रखा हुआ है। मुझे वहां किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी जानिब अम्मी ने इन्हें रोते हुए बताया कि जब आप नार्वे की जेल में बंद थे तो इस वक्त नुमान ही ने जोया को अपनी दुल्हन बनाया था। अगर ये इस वक्त इससे शादी ना करता तो यकीनन आज जोया और हीरा हमारी चौखट पर होती। आप जब नार्वे की जेल में थे तो नुमान ने ही अपनी कोशिशों से आपका वहां केस लड़कर सजा में कमी करवाई थी। और यही नहीं, इसने इस वक्त हमारी माली मामनत भी की थी। अब वो अपने बिस्तर से उठे। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाकर कहा, बेटी, तुमने मेरे बचपन के दोस्त राशिद के बेटे से शादी ना करके मेरा दिल दुखाया था। अब मैं इसे मुंह दिखाने के काबिल ना रहा, बल्कि मैं इससे अपनी दोस्ती से भी महरूम हो चुका हूँ। लेकिन मैं तुझे माफ करता हूँ। उन्होंने मेरे सर पर दस्ते शफकत फेरते हुए मुझे माफ कर दिया। उन्होंने मेरे बच्चों को भी अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद हीरा भी अपने हामिद और बच्चों के साथ आ गई। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में तवील खजां के बाद बहार का मौसम आ गया हो। हीरा ने अब्बू को मशवरा दिया कि हमें अपने मेके में मेरे और जोया के तमाम ससुरालियों की दावत करनी चाहिए। इससे ये होगा कि हम दोनों के ससुराल वाले न सिर्फ खुश होंगे बल्कि नुमान का मूड भी अच्छा हो जाएगा। अब्बू, आपने अपनी आमद के मौका पर नुमान की बहुत तजलील की थी। हीरा ने कहा, मुझे यकीन है आप नुमान को देखेंगे तो यकीनन आप इसे पसंद करेंगे। अच्छा इंसान है, बड़ा फराख दिल है। मैंने हीरा की बात काटते हुए कहा था, हमने मेके में ये बाहमी फैसला किया कि अब्बू मुझे बजाते खुद मेरे ससुराल मुल्तान छोड़ने जाएंगे। वहां जाकर मुझसे पहले नुमान और इसकी फैमिली से अपने रवैये की माफी मांगेंगे और फिर वो इन्हें बाकायदा अपने घर आने की दावत दे। अब्बू ने नुमान और इनकी माँ और मेरे छोटे देवर के लिए खसूसी तोहफे और मिठाई ली। मैं जब अब्बू को लेकर ससुराल पहुंची तो वहां नुमान और इनका भाई इन्हें देखकर बहुत हैरान हुए। मेरी सास इस वक्त घर में मौजूद ना थी। मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो गया था, वहां गई हुई थी। अब्बू ने नुमान के शाने पर हाथ रखकर इससे अपने गुज़िश्ता रवैये की माफी मांगने के लिए पहला लफ्ज ही निकाला था कि नुमान ने अब्बू से कहा, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करे। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद जब माहौल ने खुशगवारी इख्तियार की और दुनियादारी की बातें शुरू हुई तो नुमान ने मुझसे कहा कि मैं अब्बू के लिए जरा बाजार से खाने पीने की अशिया ले आऊं। अब्बू ने इन्हें बताया कि बेटा, मैं सुबह ही वापस लाहौर चला जाऊंगा और मैं सादा खाना खाता हूँ। जो घर में मौजूद है वही खाऊंगा। तुम बाजार जाकर तकल्लुफ में ना पड़ो। नुमान ना माने, वो खुशी खुशी बाजार चले गए। अब्बू मेरे घर की आराइश को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मोहल्ले से आ गई। मेरी सास जब मेरे कमरे में आई और उन्होंने मेरे अब्बू को देखा तो वो फौरन चौंक कर रह गई। दूसरी जानिब मेरे अब्बू भी इन्हें चौंक कर देखने लगे। रजिया, तुम? अब्बू के मुंह से ये जुमला निकला था। शहरयार असद, तुम? दूसरी जानिब से सास के मुंह से ये जुमला निकला। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? मैंने अब्बू से पूछा। अब्बू अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। बेटी जोया, तुम एक लम्हे के लिए बाहर जाओ, अब्बू ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। इसके बाद मेरी सास ने बड़े अफसरदा लहजे में मुझसे कहा, बेटी जोया, तुम जरा किचन में जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। मैं अचानक बदलती सूरत हाल के पेश नजर बड़ी परेशानी में किचन में पहुंचकर बेदिली से अपनी सास के लिए चाय बनाने लगी। ये अब्बू और मेरी सास के दरमियान बिलाखिर कौन सा रिश्ता है जिसकी बिना पर उन्होंने एक दूसरे को बहुत चौंक कर देखा था और उन्होंने मुझे खसूसी तौर पर अपने कमरे से भी निकाल दिया है। कई किस्म के लातादाद सवालात मेरे जहन में हथौड़े बनकर बरसने लगे। मैंने फटाफट चाय बनाई और मैं जब कमरे में दाखिल हुई
तो मेरे अब्बू इंतहाई अफसोस के आलम में अपना दिल पकड़े हुए बैठे हुए थे। मैंने घबराकर इनसे पूछा, क्या बात है अब्बू, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? उन्होंने ताज्जुब भरे लहजे में कहा, बेटी, काश मैं तुमसे हमेशा नाराज रहता और तुम्हारे ससुराल ना आता। क्यों अब्बू, आखिर आप मुझे बताते क्यों नहीं कि क्या बात है? वो शदीद सदमे की हालत में बोले, बेटी जोया, लगता है आज मेरी जरा सी भूल और जवानी के चंद लम्हाते जज्बाती ने मेरी बकिया जिंदगी के लिए तुम्हारी नुमान से शादी की शक्ल में सजा दी है। क्या मतलब? मैंने चिल्लाते हुए बड़े तजस्सुस के साथ पूछा। बेटी, बस ये समझ लो कि नुमान तुम्हारा भाई है। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? ये सच है बेटी। अब्बू के मुंह से ये दिल खराश जुमला सुनकर लग रहा था जैसे मेरा दिल फट रहा हो। चंद लम्हों बाद मेरी सास भी बड़ी परेशानी में कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मेरे अब्बू से कहा, शहरयार असद, तुम जोया से कहो कि वो नुमान से तलाक ले ले। तुम क्या एक बदकिरदार औरत थी? मैंने रोते हुए अपनी सास से कहा। इसी दौरान मेरे अब्बू ने मेरे गाल पर तड़ाक से एक थप्पड़ मारा और कहा कि रजिया एक मासूम बेसमझ लड़की थी, मैं ही बदकार था। ये मेरी हवस का निशाना बनी है, लेकिन मुझे ना मालूम था कि मेरी एक लम्हे की तस्कीन मुझे जिंदगी के इस भयानक दोराहे पर खड़ा कर देगी। तुम मेरी जिंदगी की खुशियों के कातिल और मेरी इज्जत के लुटेरे हो। नुमान की माँ ने चिल्ला चिल्लाकर जुनूनी अंदाज में वावेला शुरू कर दिया। मैं अब चुप नहीं रह सकती। तुम क्या समझते हो, एक गुनाह जो मेरी बेअक्ली की वजह से मुझसे सरजद हुआ, दूसरा एक और नए गुनाह की जंजीर की कड़ी इससे जोड़ दी जाए। नुमान तुम्हारा लहू है और जोया भी तुम्हारी बेटी है और रिश्ते के लिहाज से नुमान इसका भाई है। बताओ जोया, किस शरीयत के तहत अपना इस दवाजी रिश्ता कायम रख सकती हो? मेरा तो दिल करता है शहरयार तुम्हारे चेहरे पर थूक दूं, नुमान से धक्के दिलवाकर बाहर निकलवा दूं। तुम खुदा के वास्ते यहाँ से फौरी तौर पर दफा हो जाओ। शहरयार, तुमने आज बरसों बाद मेरे सामने आकर, वो भी जोया के बाप के रूप में, मेरे सीने पर छुरी मार दी है। इतने में नुमान भी आ गया। इसे देखकर मेरी सास रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई थी। नुमान ने ना समझने वाली हालत में मेरी तरफ देखा और कहा, ये अम्मी क्यों चिल्ला रही थी और वो क्यों रोते हुए अपने कमरे में चली गई हैं? मेरे भी असाब काबू में ना थे। मैं क्या जवाब देती? अब्बू इंतहाई थके परेशान कुन चाल चलते हुए कमरे से उठकर घर से बाहर निकल गए। मैंने और नुमान ने इनसे पूछा कि आप कहाँ और क्यों जा रहे हैं। हम दोनों ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना रुके। क्या हुआ? नुमान ने शदीद घबराहट के आलम में मुझसे पूछा। मैं सत्ते के आलम में बुत बनी हुई थी। मैं इनके किसी सवाल का जवाब ना दे सकती थी। इसने मुझे बुरी तरह झंझोड़ दिया। सिर्फ इतना कहा, जाओ अपनी माँ से पूछो। मैंने ये जुमला बड़े अफसुर्दा लहजे में कहा था। नुमान अपनी माँ के कमरे में गए तो वो मुझे भी मेरे बाजू से घसीट कर वहां ले गए। ऐसा क्या हुआ? ये आप लोगों को चंद लम्हों में क्या हो गया है? नुमान की माँ बिल्कुल खामोशी से इसे घूरने लगी थी। माँ, बिल आखिर मुझे बताओ कि तुम्हारा जोया के अब्बू के साथ क्या रिश्ता था, जिसकी बिना पर हमारा घर लम्हों में मातम कदा बन गया। मेरी सास ने झिझकते रोते हुए नुमान को तमाम तफसील से आगाह किया। नुमान सत्ते के आलम में बैठे रह गए, फिर कुछ कहे बगैर उठकर बाहर चले गए। दूसरे दिन मुझे इत्तला मिली कि अब्बू ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। इनकी मौत पर मैं ना गई और ना ही नुमान गया। नुमान तो ना जाने कहाँ गलियों में घूमता फिरता था। नुमान ने इसके बाद मुख्तलिफ मुफ्तियों और मौलवियों से फतवा लिया। इसने मुझसे कहा, जोया, अब तुम मेरे निकाह में नहीं रही। मैंने मस्जिदों के मौलवियों, माहिरीन इस्लामी मुफक्कर, कानूनी मुफ्तियों के न जाने कहाँ के नहीं धक्के खाए, लेकिन सच्ची बात यह है कि ज्यादातर ने मुझे यही फतवा दिया है कि अब तुम अपनी बीवी से फौरी तौर पर अपना निकाह खत्म करके इससे जुदा हो जाओ। इसकी वजह यह है कि तुम दोनों का बाप एक ही है। मेरे जिस्म से जान निकल रही थी। मैंने रोते हुए कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतने में मेरी सास भी वहां आ गई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, तुम अब इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती कि तुम्हारी हैसियत एक तरह से नुमान की बहन जैसी है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं अपनी सास और नुमान के कदमों में बैठ गई और इनसे मैंने रो रो कर इल्तिजाएं की। खुदा के वास्ते मुझे मेरे बाप के गुनाह की सजा मत दो। नुमान ने कहा, जोया, मुझे गलत ना समझना। जिस तरह तुमने मुझसे जुनून की हद तक मोहब्बत की थी, तो इसी तरह मुझे भी बाखुदा तुमसे इस वक्त तक जुनून की हद तक मोहब्बत थी, जब तक तुम मेरी बीवी थी। लेकिन अब मैं इस्लाम के दिए गए फतवों के आगे मजबूर हूँ। और दूसरा, मेरा अब ज़मीर भी नहीं मानता कि मैं तुम्हें अपनी बीवी कहूँ। लिहाजा अब मैं तुम्हें तलाक 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 देता हूँ।
मेरा सर बुरी तरह चकराया और मैं धम से फर्श पर गिर गई। मेरे बाप के गुनाह की सजा मुझे मिली थी। मैं जीते जी मर गई थी।